आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जो मार्कोनिकॉफ नियम के बिल्कुल विपरीत होता है, जिसे हम खराश प्रभाव पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 11th हो या क्लास 12th, दोनों जगह इस टॉपिक पर प्रश्न आते हैं। तो आज के लेक्चर में व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जिसे हम पेरोक्साइड या खराश प्रभाव भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जो एनसीईआरटी का प्रश्न है। यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में 1 ब्रोमोहेक्सेन है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता, अनुपस्थित होता, प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता? यहाँ पर प्रोडक्ट होता 2 ब्रोमोहेक्सेन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में कौन मध्यवर्ती होता है, वो मध्यवर्ती कैसे प्रोडक्ट निकालता है, इन सभी चीजों को भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। मुक्त मूलक, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, मुक्त मूलक में भी स्थायी का एक क्रम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। तो आइए इसे देखते हैं। मुक्त मूलक में जो स्थायी क्रम होता है उसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और 3 डिग्री फ्री रेडिकल हम किसे कहते हैं? जिस कार्बन में 3 अन्य ग्रुप अटैच्ड हो उसे हम 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहते हैं। बात करते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल की। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल में हम क्या देखते हैं कि 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं इस कार्बन से। और फिर आता है हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहां हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में देखते हैं कि जो मध्यवर्ती होता है वो हमारा मुक्त मूलक होता है। तो यही बात हम यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। तो बच्चों, यहाँ पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से प्रोडक्ट आते हैं। तो ये पेरोक्साइड कैसे होते हैं, इन्हें कैसे तोड़ा जाता है, अब इसे हम समझते हैं। बात करते हैं पेरोक्साइड की। तो पेरोक्साइड में जैसे सबसे कॉमन होता है हमारा H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, यहां पे हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक होता है सिंगल एकल आबंध, जो टूटता है इस प्रकार टूटता है और प्रोडक्ट में हमें ये मिलता है। यहां पर अब देखिए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा पेरोक्साइड ले, जैसे यहां पर हमने ये पेरोक्साइड लिया, अब यहां भी हम देखते हैं कि सिमिलरली यहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड है। अब यहां भी इस आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और यहां पर ये कंडीशन हमें मिलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक गैस निकलने की संभावना है। यहां पर क्या हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, इसे समझते हैं। देखिए, यहां पर अगर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहां भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? R डॉट प्लस CO2। इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि यहां पर गैस निकलने की संभावना थी, गैस निकल सकता था, यही कारण है कि यहां पर ये हमें प्रोडक्ट में फाइनल हमें मिलता है। तो इस तरह हम पेरोक्साइड को तोड़ते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जहां पे हम देखते हैं ROOR। यहां पे भी क्या होगा बच्चों? यहां भी ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। यहां पर भी इस तरह या टूट जाएगा, 2RO डॉट बनाएगा। तो इस तरह पेरोक्साइड टूटता है। अब आगे देखते हैं कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है।
यहाँ रिएक्शन में हम देखते हैं कि पेरोक्साइड में यहाँ पर बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया गया। आप कोई भी पेरोक्साइड लीजिए, काम सेम ही होगा। तो बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया गया है, फिर बेंजॉइल पेरोक्साइड को HBr के साथ रिएक्ट कराया गया है और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। कैसे होगा इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम बेंजॉइल पेरोक्साइड लेते हैं। ये हमारा है बेंजॉइल पेरोक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एकल आबंध है। जब यह टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर हमें मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ भी देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है CO2 प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्री रेडिकल बढ़ेगा। सबसे पहले अगर कोई भी फ्री रेडिकल का केस होता है तो सबसे पहले पेरोक्साइड का बॉन्ड टूटता है। इसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर HBr के साथ अब एक मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, एक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल दूसरे मुक्त मूलक को जनरेट करता है, उसका निर्माण करता है। इस बात का याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को निर्मित करता है या जनरेट करता है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इस बेंजीन पे जो ये डॉट आपको दिख रहा है, ये जो फ्री रेडिकल है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल और यहाँ पर हमें मिलेगा हमारा बेंजीन। अब ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जुड़ेगा एल्कीन के साथ। कैसे, इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब देखिए ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, यहां पर हमारे पास 2 कार्बन है। अब आपको मेंटली यहां पर सोचना है कि अगर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इस कार्बन से जुड़ेगा तो हमें, अब देखिए यहां पर हम 2 तरीके से ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं फ्री रेडिकल में, एक बार इस कार्बन से, दूसरी बार इस कार्बन से। तो अब देखते हैं कि कैसे इस ब्रोमीन के फ्री रेडिकल को हम एल्कीन के कार्बन से जोड़ेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अगर ब्रोमीन के रेडिकल से जुड़ता है तो 2 संभावना होती है। मान लीजिए इसे कार्बन नंबर 2 कहा और इसे कार्बन नंबर 3 कहा। जैसे कि हम यहाँ पे इसे 1, 2 और 3 लिख देते। अगर ब्रोमीन का रेडिकल कार्बन नंबर 1 से जुड़े, कैसे जुड़ेगा? देखिए इसे हम यहाँ पे इस तरह दर्शाते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस प्रकार करते हैं और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पर H, CH2 और ब्रोमीन। यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह यह जुड़ेगा। यह 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है? 2 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर समझा, 2 डिग्री मुक्त मूलक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ जाए या कार्बन नंबर 2 से जुड़ जाए। यहाँ पे 1, 2 और इसे हमने 3 कहा। अब यह ब्रोमीन का जो रेडिकल है यह कार्बन नंबर 2 से जुड़ जाए तो यहाँ पे देखिए ये कैसे जुड़ेगा? इसके ऊपर यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3CH, यहाँ ब्रोमीन और CH2 डॉट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये कौन सा फ्री रेडिकल है? ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। 1 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो बताइए कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा वो स्टेबल होगा जो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है।
तो यहां पर यह हमारा अनस्टेबल होगा, ये हमारा स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अगर वहां पर हमें वो मिलता है, फिर से CH3C.H, यहां पर हमें मिलता है CH2Br, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को फिर से निर्माण करता है। यहां पर क्या होगा, अब ये H इस रेडिकल के साथ आके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे H, यहां पे फिर से एक ब्रोमीन का रेडिकल और यहां पर ये इस तरह जुड़ेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 और Br। यहां पर हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर यही चीज बच्चों बताई गई है। यहां पे देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि ब्रोमीन का फ्री रेडिकल उस अल्कीन के कार्बन से जुड़ेगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये चीज हमें यहां पर समझ में आई। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ की साथ में। मान लीजिए कि आपके पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन अगर सिर्फ HBr से अभिक्रिया करता तो मार्कोनिकफ नियम के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट देता। क्या प्रोडक्ट होता, यहां पर बात होती है कार्बोकटायन की और ये हमारा प्रोडक्ट आता। बात करेंगे अगर यहीं पर हमने पेरोक्साइड का उपयोग किया, यहां पर हमने पेरोक्साइड का उपयोग किया, मान लीजिए HBr है, यहां पर हमने H2O2 लिख लिया, ये एक पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये। तो बताइए इसका नाम बताइए बच्चों, ये है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, जबकि ये होगा हमारा 2 ब्रोमो, यहां पर ये होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये चीज हमने यहां पर समझी, तो ये चीज हमने यहां पर समझी कि कैसे यहां पर मार्कोनिकफ नियम लगा है और यहां पर एंटी मार्कोनिकफ नियम। मार्कोनिकफ नियम में हमें यहां पर मार्कोनिकफ नियम में मध्यवर्ती हमारा कार्बोकटायन जिसे हम कार्बोधनायन कहते हैं, और एंटी मार्कोनिकफ में हमें यहां पर मध्यवर्ती हमारा मुक्त मूलक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों को। तो बच्चों बोर्ड पे हमने लिखे हैं कुछ प्रश्न, इससे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, आपको सिर्फ अपना नियम लगाना है और आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अल्कीन में देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जैसा कि आप जानते हैं हमने सीखा एंटी मार्कोनिकफ नियम खराश प्रभाव में कि ब्रोमीन जो HBr का ब्रोमीन जो एक ऋणात्मक भाग है वह उस कार्बन के साथ अल्कीन के उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहां पर हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 यहां पर CH2 और C यहां पर हाइड्रोजन और ये हो गया CH2Br, यहां पर यह हो गया हमारा CH2Br, मतलब यहां पर ब्रोमीन ऐड होगा, यहां पे ब्रोमीन ऐड होगा। अब देखिए यहां पर HBr है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब यहां पर हाइड्रोजन अल्कीन की, इस अल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कहां है ज्यादा, यहां पर है ज्यादा, तो यहां पर हमारा ब्रोमीन जो एक ऋणात्मक है वह ऐड होगा। तो यहां पर इस तरह यह ऐड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब यहां पे देखिए यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर ब्रोमीन के ऋणात्मक पार्ट जो ब्रोमीन एक ऋणात्मक भाग है HBr का उसे ऐड कर देंगे, तो यहां पे हमारा ये प्रोडक्ट आएगा। तो ये हमने क्या सीखा, एंटी मार्कोनिकफ नियम के अनुसार हम जानते हैं कि HBr में जो ब्रोमीन एक ऋणात्मक भाग है वह अल्कीन के उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे ये चीजें हमने समझी। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, आप इसे खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें बताइए। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो भी आज क्लास में आपको कराया है इसे फिर से प्रैक्टिस करिएगा और एंटी मार्कोनिकफ नियम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी, और साथ ही साथ इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं नीट और जेईई के एग्जाम में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।